हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं तो मस्त चकाचक होंगे। तो आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक के साथ, इससे पहले मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जो मस्तिष्क में 3 महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्लैंड थे, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो पिनियल था, हाइपोथैलेमस था और पिट्यूटरी ग्लैंड था, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो आज हम लोग आगे के जो ग्लैंड बचते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जिसमें से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड भी कैसी ग्रंथि है? सबसे पहला, थायराइड कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखिए, अंतःस्रावी है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सबसे बड़ा ग्लैंड यानी सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की है, तो वो हमारा यकृत है। लेकिन वो क्या है? बाह्यस्रावी है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसीलिए हम लोग, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो थायराइड। सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर, ठीक है। और पूछा जाए ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी भी हो और बाह्यस्रावी भी हो, एंडोक्राइन भी हो और एक्सोक्राइन भी हो, तो याद रखिएगा वो हमारा है पैनक्रियाज, यानी कि अग्न्याशय। तो थायराइड ग्रंथि के बारे में पहले हम आपको बता देते हैं। थायराइड जो ग्लैंड है वो एकदम गर्दन के पास यहाँ पर एच आकृति की होती है। कौन सी आकृति होती है? इस आकृति की होती है। लगभग इस आकृति की ये होती है, बिल्कुल एच आकार की होती है। तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है थायराइड ग्लैंड, जो कि गर्दन के पास होता है। इसमें 4 मटर के दाने, थोड़ा पतला बन गया इधर, 4 मटर के दाने इस तरह से लगे रहते हैं। इसके ठीक पीछे इस प्रकार के 4 मटर के दाने ऐसे 4 और रहते हैं, जिसका नाम हम लोग, जब इसके बाद हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, पैराथायराइड के बारे में। तो ये जो 4 होते हैं, ये 4 कौन सा होते हैं? पैराथायराइड होता है। ये हमारा जो थायराइड है उसके ठीक पीछे रहता है, ठीक है। तो हम लोग थायराइड के बारे में बता दें कि थायराइड जो है वो सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी है, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि। ये याद रखना है। किस आकार की होती है? एच आकार की होती है। एक और बात बता दें, पूरे मानव शरीर में अगर अंतःस्रावी ग्रंथि में एकमात्र ग्लैंड ऐसा है जो कि अपने हार्मोन को स्टोर करके रख सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, कौन सा एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो हार्मोन को स्टोर कर सकती है? 2 महीने तक स्टोर कर देती है। मतलब वो स्टोर करके रखती है, जब जरूरत होगा तब निकालेगी। 2 महीने तक स्टोर करके कौन रख सकता है? तो याद रखना, आंसर कौन है? थायराइड ग्लैंड, जो कि अपने हार्मोन को स्टॉक करके रख सकती है। कितने दिनों तक? 2 महीने तक। तो याद रखिए कौन है वो? अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो है वो है हमारा थायराइड। क्या करता है? 2 महीने तक क्या करता है? स्टॉक करके रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड से मुख्यतः प्रमुख रूप से जो है 2 प्रमुख हार्मोन है। एक है थायराइड हार्मोन, एक है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन का छोटा सा काम है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं थायराइड हार्मोन के बारे में। थायराइड हार्मोन जो है वो 2 भाग में टूट जाता है। एक होता है, मतलब उसमें 2 होते हैं, एक होता है T3 और एक होता है T4। कौन सा? T3 और T4 पूछा गया क्वेश्चन है कि T3 और T4 किसके भाग हैं? तो आपका आंसर हो जाए किसके भाग है? थायराइड हार्मोन के भाग है, ठीक है। जो T3 है, जो T4 है, इसका नाम देखो, ट्राइआइडो, तोड़ के याद करना होगा क्योंकि लंबे नाम है। ट्राइआइडोथायरोनिन। क्या है? ट्राइआइडोथायरोनिन। और अगर पूछा जाए T4 का नाम क्या है? ट्राई मतलब 3 है, ट्रैको मतलब 4, तो ट्रैकोआइडोथायरोनिन। तो दोनों नाम आपको याद होना चाहिए, ट्रैकोआइडोथायरोनिन और ट्राइआइडोथायरोनिन। कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। एक बात और बता दें, जो ये वाला है T4 वाला, हमारे अगर थायरोक्सिन की बात करें तो इसी को हम लोग थायरोक्सिन भी बोलते हैं, भी याद रखिएगा। ये T4 को ही हम लोग थायरोक्सिन भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए T4 के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो थायरोक्सिन को हम लोग T4 के नाम से भी जानते हैं। और इस जो थायराइड हार्मोन है उसमें सबसे ज़्यादा 80% T4 ही होता है। 80% T4 होता है। इतनी किसकी बहुलता होगी? तो T4 की बहुलता होगी, यानी थायरोक्सिन की बहुलता होगी। लेकिन जो 20% ये वाला बचा ट्राइआइडोथायरोनिन का, उसमें क्या खासियत है उसकी कि वो जो है हमारा, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। ये 80% है, लेकिन वो 20% होने के बावजूद भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। ये ठीक है, ज़्यादा इसकी तुलना में कम सक्रिय होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थायराइड हार्मोन हम लोगों के लिए आवश्यक क्यों है।
क्यों ज़रूरत पड़ता है हम लोग को थायराइड हार्मोन का? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है मुझे उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक जो होता है हमारे, उसे नियंत्रित करता है, नियमित करता है, उसे नियमन करता है। अगर पूछ दिया जाए उपापचय क्रिया का नियमन कौन करता है, तो कौन करता है उपापचय क्रिया का नियमन? तो हमारा थायराइड जो ग्लैंड है वो करता है। उपापचय क्रिया क्या होता है मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया, लेकिन फिर एक बार मतलब अच्छे बस समझने के लिए बता देता हूँ। अगर मान लो कि हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद जब सारा खाना जो पोषक पदार्थ हमने लिया वो कहाँ पहुँचेगा? हमारी कोशिकाओं में पहुँचेगा। कोशिकाओं में पहुँचा, जब कोशिकाओं में ये पहुँचेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? ऊर्जा क्रेब्स चक्र होगा। क्रेब्स चक्र संपन्न क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? निर्माण हो रहा है। यानी किसी से मेटाबॉलिक अंदर कैटाबॉलिक एनाबॉलिक होता है, ठीक है। तो निर्माण हो या विखंडित होकर ऊर्जा देता हो तो वो सब आता है उपापचय क्रिया में। यानी यहाँ पहुंचा, यहाँ क्या होता है? ऊर्जा में बदल जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, पोषक पदार्थ पहुंचते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, फिर ऊर्जा का निर्माण होता है और हम लोग उससे कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं, ऊर्जा का निर्माण की जो क्रियाएं होती है या उसके टूटने की जो क्रियाएं होती है, वो सब हमारा क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक यानी उपापचय क्रिया कहलाता है। उससे यह नियंत्रित करता है। और आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से उपापचय में गड़बड़ियां होती है, तो कोई मोटा हो जाएगा और कोई पतला हो जाएगा, कोई भैंस और कोई मच्छर। तो यहां पर देखते हैं, एक दूसरी बात करते हैं, ये जो विद्युत ऊर्जा का निर्माण एवं वितरण, विद्युत ऊर्जा का निर्माण एवं वितरण। अब क्या होता है विद्युत ऊर्जा? आप कभी गौर किए होंगे इस बात को, कभी हम लोग की अचानक कहीं पर हाथ टच होती है, लगता है करंट सा लगा। तो ये जो करंट का अनुभव होता है ना, कहीं चल रहे हैं अचानक सा झटका सा लगता है, कहीं पर करंट टाइप का लगता है, अरे माय गॉड करंट लग गया, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये जो करंट वाली जो सीन होती है ना, यानी विद्युत ऊर्जा का शरीर में जो संचार करता है वो कौन करता है? थायराइड करता है। आयन का निर्माण और उसका वितरण में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो विद्युत ऊर्जा होता है, इसका क्या करता है? पहला काम है प्रोडक्शन करना और दूसरा कार्य डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो प्रोडक्शन भी कौन करता है? ये भी आपको थायराइड करता है। और वितरण भी कौन करता है? थायराइड करता है, ठीक है। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हमारा है ताप का नियंत्रण। ये जो ताप का नियंत्रण, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। बच्चों का मानसिक विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बच्चों का जो मानसिक विकास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ताप का नियंत्रण इधर, तो बच्चों में क्या होता है? अगर थायराइड की कमी हो जाएगी, अगर बच्चा पेट की गर्भाशय में है और उस समय भी थायराइड की कमी होती है, तो भी क्या हो जाएगा? तो भी बच्चा मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ, मतलब मंद बुद्धि टाइप का बच्चा जन्म लेगा। और थायराइड हार्मोन की जरूरत उसके जन्म के बाद भी होता है। जो आजकल प्रचार सुनते हो ना, आयोडीन युक्त नमक खाए और बच्चों को रखे तंदुरुस्त, मस्त, चकाचक, तो वो किस लिए? क्योंकि थायराइड के निर्माण में आयोडीन जरूरत होता है, इसीलिए बोलता है आयोडीन युक्त नमक खाने। तो थायराइड की कमी से बच्चों में क्या होता है? मंद बुद्धि हो जाएंगे बच्चे, तो इसके लिए भी थायराइड आवश्यक है, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है टेडपोल वाला, जो आप किस्सा सुने होंगे। अच्छा, टेडपोल क्या होता है? तो मेढक के जो बच्चे होते हैं, मेढक का बच्चे या मेढक का जो लार्वा होता है, जिसे हम लोग टेडपोल के नाम से जानते हैं। अक्सर आप लोग देखे होंगे, बचपन में हम लोग बारिश उरिश होता था तो गड्ढे में पानी जम जाते थे, उसमें छोटी छोटी मछलियों टाइप का दिखता है और हम लोग लगता है ये तो मछली है, हम लोग उसे उठाते हैं, हाँ मछली पकड़ा मैंने। तो वो जो मछली नहीं होता, एक्चुअली क्या होता है? वो मेढक का टेडपोल होता है, यानी कि लार्वा होता है। एक बार यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि मेढक का जो लार्वा होता है, एक तालाब है, उसमें मेढक का लार्वा है, उसे वयस्क होने में कौन सा तत्व मदद करता है? तो इसका आंसर था आयोडीन। कैसे आयोडीन करता है? कहीं कि मेढक का जो टेडपोल है उसको वयस्क होने के लिए किसका जरूरत है? थायराइड का। और थायराइड का निर्माण तभी होगा जब उसे आयोडीन मिलेगा। तो याद रखिएगा, मेढक के टेडपोल को वयस्क होने में भी कौन काम करता है? थायराइड हार्मोन काम करता है। ये मेढकों में बात है, एक्चुअली हम लोग अभी अपनों में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मैंने इसे ऐड कर दिया। उसके बाद बात करते हैं ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण, एक ताप नियंत्रण कार्य कौन कर रहा था? हमने हाइपोथैलेमस में पढ़ा है कि इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन हमारा जो थायराइड हार्मोन होता है वो भी करता है मेंटेन। जब भी कभी आंतरिक टेम्परेचर में कम बेसी होता है तो हम लोग देखते हैं पसीना निकलता है, तो अंदर की गर्मी को क्या कर रहा है? वो बाहर निकाल देता है। तो ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, ये और हाइपोथैलेमस दोनों मिलकर करता है। इसीलिए अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो आपका आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। तो ये तो हो गया आपका इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। एक हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन को भी ये नियंत्रित करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए,
थायरोक्सिन की अगर कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो जो थायरोक्सिन की कमी से जो सबसे ज़्यादा होने वाला बीमारी जो सबसे खतरनाक है वो बच्चों में है, वो है जरमानवता। देखिए यहाँ पे वो कौन सा रोग है, जरमानवता रोग, क्रेटिनिज्म बोलते हैं। और जरमानवता रोग में क्या होता है कि तो बच्चों में जरमानवता रोग जो है, आपने अक्सर देखा हो कुछ बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, उसके बचपन में उसमें मतलब कुछ भी बोलोगे नहीं सुनेगा, मुंह से लेर गिर रहे हैं जैसे तैसे, दिखने से दिख जाएगा कि ये मंद बुद्धि है, समझ में नहीं आता। तो ये मंद बुद्धि जो हो जाता है वो किसके कारण, तो यही थायरोक्सिन की अगर कमी हो जाएगी। और कैसे कमी हो जाएगी, आप आयोडीन युक्त खाना नहीं खाओगे, और जब आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन निर्माण नहीं कर पाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन, बिना आयोडीन का थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता नहीं है, तो आपका थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा नहीं, और जब बनेगा नहीं तो आपको जरमानवता रोग हो जाएगा, क्रेटिनिज्म हो जाएगा, और आपके बच्चे हो जाएंगे भोंदे। तो इसीलिए बच्चों के जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के बाद खाए आयोडीन युक्त नमक, वो भी टाटा का। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एक जरमानवता समझ गए, मैक्सिडिमा रोग का बात करते हैं। इसको हिंदी में गुल बीमारी भी बोलते जाते हैं, गुल बीमारी या मैक्सिडिमा। इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें हाथ पैर में सूजन हो जाते हैं, आप मोटे मोटे फील करोगे, पूरा हाथ में सूजन रहेगा। और ये क्यों होता है, जब आप में थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी। बच्चों में तो हो गया आपको जरमानवता रोग हो जाएगा, वो मंद बुद्धि हो जाएगा, लेकिन आप अब बड़े हो चुके हो, और जब बड़े हो जाओगे तो अब आप में बुद्धि तो एक बार हो गई, तो वो तो अब नहीं जाएगा। अब आप में एक दूसरी बीमारी हो जाएगी बड़े होने पर, वो हो जाएगा हाथ पैर फूल जाएंगे, पूरे शरीर में सूजन आ जाएगा, आप मोटे मोटे दिखोगे। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जब ये हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, वहाँ पर जो स्टोर होता है हमारा कोशिका के पास, जहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है, वहाँ ऊर्जा का निर्माण कम हो पाता है और संग्रहित ज़्यादा होने लगता है। आगे हम इसके बारे में अच्छी से बातें करेंगे, बस इतना समझो कि वो क्या होता है, संग्रहित होने लगता है और ऊर्जा के रूप में कम कन्वर्ट कर पाता है। तो क्या हो जाएगा, शरीर में सूजन हो जाएगी, शरीर फूल जाएंगे, मोटे हो जाओगे, इस तरह। तो मैक्सिडिमा रोग आप समझ गए होंगे, तो याद रखिएगा, थायरोक्सिन की कमी से जरमानवता, मैक्सिडिमा, और ये हाशिमारो याद रखना। हाशिमोटो जो बीमारी है ये बहुत ही भयानक बीमारी है। इसको बोला जाता है आत्महत्या की, मतलब थायराइड की आत्महत्या की थैली, यहां लिख देते हैं, थायराइड की आत्महत्या। थायराइड का आत्महत्या बोला जाता है इसको, किसको, इसको क्यों बोला जाता है पता है, इतना ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, एकदम बिल्कुल नहीं बन पाता, तो हमारी शरीर की जो कोशिका होती है इसको खाने लगता है। अपने बिच्छू में देखा है, जब बिच्छू के बच्चे बड़े होते हैं तो उसी बड़े बिच्छू को खा जाता है, उसी तरह ये भी काम करता है। जब बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन हमारे शरीर में नहीं बन पाएगा, नहीं के बराबर बनेगा, निर्माण ही नहीं हो रहा है थायरोक्सिन का, तो हमारी शरीर की कोशिकाएं उस थायराइड हार्मोन को ही, यानी जो थायराइड पार्ट है उसी को खा जाएगा, पूरा थायराइड ग्लैंड को ही खाने का काम करेगा हमारी ही शरीर की कोशिका। इसीलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या। अगर हम खुद से अपने शरीर को खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, सुसाइड हो जाएगा, तो आत्महत्या बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, थायराइड का आत्महत्या। किसको, हैशिमारो रोग को, हैशिमारो, इंग्लिश में हैशिमोटो, ऐसे हैशिमारो रोग। और इसमें एक चीज और बता देते हैं आपको, एक और इंपॉर्टेंट बीमारी है जो मैंने नीचे में लिखा, हालांकि ये सबसे ऊपर होना चाहिए था। आपने अक्सर देखे हुए गले निकले हुए बहुत कोई को, उसे घेंगा बोलते हैं, ग्वाइटर। तो अगर आयोडीन आप नहीं लोगे खाना में और थायरोक्सिन नहीं बन पाएगा, फिर आपको क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा। वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, टीएसएच हार्मोन निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। जब ये हार्मोन निकलते हैं और ये जाके थायराइड ग्लैंड को जाके क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि तुम अब क्या करो, फटाफट से थायरोक्सिन का निकालो। लेकिन ये बड़ा खचरा टाइप का है, ये क्या करता है, कुछ नहीं करता है, चुप से बैठा रहता है, ये नहीं बताता कि भैया आयोडीन नहीं है तो हम कहाँ से निकालें। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आके पिट्यूटरी ग्लैंड वाले हार्मोन जमते जाते हैं और इस तरह से पूरे इस प्रकार की गर्दन आगे की ओर लटक जाएंगे, फूले हुए होंगे, उसे क्या कहते हैं, ग्वाइटर या घेंगा बोलते हैं। किसकी कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। तो ये हमारा मोस्ट जो इंपॉर्टेंट बीमारी था जो थायरोक्सिन की कमी से हो रहा था, वो हमारा था ये कमी से हो रहा था। अब बात करेंगे, इसको बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन। अगर कम स्रावित हुआ हाइपो और ज्यादा होगा तो हाइपर। तो अब हाइपर सिक्रेशन का बात करेंगे कि अगर थायरोक्सिन का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है तो कौन सी बीमारी होगी। तो याद रखो, ग्रेव, प्लूमर, पेरी, बेस डाउन। ग्रेव, प्लूमर, पेरी, बेस डाउन। ये जो बेस डाउन, पेरी, प्लूमर और ग्रेव है, ये क्या होता है,
हाइपर सिक्रेशन के कारण। किसका हाइपर सिक्रेशन? थायरॉक्सिन के हाइपर यानी अधिक स्राव से कौन सा बीमारी हो जाएगा? तो फिर से याद कर लो, ग्रेव, प्लूमर, पेरी, बेस्डाउ और एक है एक्सोप्लेथीमिया घेंगा। एक्सोथैल्मिक घेंगा के बारे में अगर पूछा जाए, ये हमारा साधारण घेंगा था जो कमी से हो रहा था। एक्सोप्लेथमिक घेंगा क्या होता है? अधिक स्राव से होता है जिस लोगों में, ठीक है, जब कभी भी आप देखना ये जो एक्सोप्लेथीमा होता है इसमें क्या होता है, आंखें बाहर की ओर लटकती होती है, जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक होगा। थायराइड हार्मोन अगर जिसमें थायराइड थायरॉक्सिन एक ही है, बार बार मेरे से निकल जा रहा है, मतलब एक ही मान के चलो, अगर ज्यादा हो जाएगा तो आप देखेंगे वो तो पहला तो दुबला पतला होता है, वो कमजोर टाइप का दिखेगा, उसकी आंखें बाहर आती दिखेगी। आप देखना कुपोषित लोग जो होंगे पतले दुबले होंगे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी एकदम निकली हुई प्रतीत होती है, और बहुत ज्यादा कमी होगी तो आंखें बहुत ज्यादा बाहर आ जाती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखना, इसको बोलते हैं एक्सोथैल्मिक। क्या बोलते हैं इसे? एक्सोथैल्मिक। ये एग्जाम में पूछा गया एक्सोथैल्मिक क्यों होता है? तो एक्सोथैल्मिक किसके कारण? अधिकता से हाइपर सिक्रेशन। किसका हाइपर सिक्रेशन होगा? थायरॉक्सिन का ज्यादा हो गया तो ये हो गया। बाकी इन चारों की जो लक्षण है वो मैंने एक ही बार लिख दिया, सबके लगभग सेम लक्षण रहते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? वजन में कमी, शारीरिक ताप वृद्धि, हृदय का तेज हो जाना, आंखें बाहर की ओर आ जाना, और ड्राई स्किन, सूखी स्किन। महिलाएं बोलती है अरे यार मैं देखो ना पतली दुबली लड़कियां रहेगी उसमें तो क्या है, अधिकता है थायराइड की, बोलेगी बड़ा ड्राई हो। मोटी लोगों की देखना ज्यादा ड्राई स्किन नहीं होता, पतली लड़कियों में ज्यादा होता है, बड़ा एकदम पोजोली, देखो ना मेरे ड्राई स्किन होगी। अरे उसको बोले इलाज करवाए थायराइड का, क्या झूठ का। देखो अब क्या होता है, इस जब अधिकता हो जाएगी तो यहां से हमें समझने की दो चीजें हैं। मोटापा को हम अभी समझ लेते हैं क्योंकि ये तो मेन चीज हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर हम देख लेते हैं आदमी मोटा और पतला में क्या भूमिका निभाता है थायरॉक्सिन हार्मोन। देखो आदमी मोटा हो रहा है तो अन्य भी फैक्टर हैं, लेकिन एक मोस्ट फैक्टर ये भी रहता है थायरॉक्सिन। अगर दुबला हो रहा है तो उसमें भी एक मोस्ट फैक्टर रहता है ये, और भी अलग अलग फैक्टर होंगे। ये नहीं कि अगर दुबला है तो बस तो उसमें थायरॉक्सिन ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। एक पार्ट ये भी है, एक कारण ये भी हो सकता है, और भी बहुत कारण है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है कि मान लो हमने पोषक पदार्थ लिए, एकदम भरपूर खाना खाया। बोलते हैं बहुत लोग बहुत खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, बहुत नहीं खाते हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं। मैंने भरपूर खाना खाया, ये मैं हूं, और यहां से हमारी कोशिका के पास, कोई भी कोशिका ले लो, कहीं पे कोशिका के पास क्या हो, यहां मैंने खाना खाया और यहां से कोशिका के पास पोषक पदार्थ गए, और सारे कोशिका ने क्या करा, वहां पर क्रेस्ट चक्र संपन्न होगा, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वो ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो होता क्या है, जब आप में थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी, जब आप में सुना एकदम, जब आप में थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी, थायरॉक्सिन की क्या हो जाएगी, मान लो ये कोशिका है, थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी, ये हमारा मान लो गया, यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ये हमारा पूरा पोषक पदार्थ है, जो भी आपने खाया एकदम प्रोटीन वसा सब यहाँ भरा पड़ा है। अब यहाँ ऑक्सीजन से मिलेगा और यहाँ ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा, और ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाएगा, ऊर्जा से हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ क्या होता है, अगर आप में थायराइड की कमी है तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा ये अपने पास स्टोर रख लेता है, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होने नहीं देता। समझ रहे हैं? जब ये ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा जमा होकर संग्रहित होने लगेगा, और जब ये स्टोर कर जाएगा, संग्रहित हो जाएगा, तो दो चीज होगा। पहला तो अगर ऊर्जा बनने नहीं देगा, क्योंकि इसकी कमी है तो ऊर्जा नहीं बनेगी, और जब ऊर्जा बनेगी नहीं तो आप सुस्त फील करोगे। दूसरी ओर आपका क्या किया, आपके पोषक पदार्थों को उसने अपने पास स्टोर कर लिया। तो जब स्टोर कर लेगा तो आप क्या हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे। बोले खाया पिया तो कुछ नहीं फिर भी मोटे होते जा रहे हैं, तो भैया एक काम करो, थायराइड का चेकअप करवा लो। हो सकता है एक रीजन ये भी हो, अन्य भी रीजन हो सकता है, लेकिन एक रीजन ये भी कार्य करता है। ये तो हमारा हो गया मोटापा का, कि संग्रहण ज्यादा हो जाता है, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कम करने देता है कौन, थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी। तब अगर थायरॉक्सिन की ज्यादा हो गई, यानी कि हाइपर सिक्रेशन हो गया थायरॉक्सिन का, तब क्या होता है, तो जिन लोगों में हाइपर हो जाएगा वो क्या करेगा, स्टोर करेगा ही नहीं, वो सारा का सारा ऊर्जा बना देगा। तो ये अब स्टोर करेगा ही नहीं, तो आप कितने भी खाओ स्टोर करता ही नहीं, क्योंकि अधिकता है। तो अधिकता कारण स्टोर नहीं होता और आप हो जाते हो दुबले पतले। और जिसमें तो याद रखना, जो जितने दुबले पतले होते हैं उसमें उतनी ज्यादा क्या होती है, फुर्ती होती है, क्योंकि सारे उसने क्या कर डाला, उसने बदल डाला
आपको ऊर्जा में, एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जितना खाया था सबको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, रखा उसने कुछ नहीं, तो आपकी मोटापा तो होगी नहीं, लेकिन आप फुल एनर्जेटिक फील करोगे। तो अगर कोई पतला है तो भी थायराइड, लेकिन एक ये रीजन नहीं, और भी रीजन होंगे। एक रीजन ये हो सकता है, अगर आपको लगता है दुबले पतले हो तो ये रीजन होगा, तो हो सकता है एक रीजन ये हो, लेकिन अन्य रीजन भी होंगे। इसलिए डॉक्टर से चेकअप करवाएं, ये नहीं कि अपने मन से थायराइड की दवाएं कम बेसी करने लगना। तो ये हो गया हमारा मोटा पतला के पीछे का रीजन। अधिकता से जो बीमारी होती है वो मैंने बताया, और इस बीमारी में क्या क्या होता है, वजन की कमी हो जाएगी। अधिकता है तो वजन की कमी हो जाएगी, और कम है तो वजन यहाँ लिख देता हूँ, वजन बढ़ जाएगा, वजन वृद्धि, खासकर महिलाओं में। ये भी याद रखना, जो महिलाएं होती है उसमें थायरोक्सिन भारी होती है। महिलाओं में थायरोक्सिन क्या होती है, भारी होती है। एग्जाम में पूछा गया किस में थायरोक्सिन भारी होती है, तो महिलाओं में थायरोक्सिन भारी होती है। तो ये हमारा लगभग जो थायराइड ग्लैंड था वो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं थायराइड ग्रंथि का। एक तो मैंने थायराइड हार्मोन के बारे में बात किया, अब उसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ा था। एक होता है थायरोकैल्सिटोनिन। तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, ये हमारा थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो अगर कैल्शियम का ब्लड के साथ, हड्डी और ब्लड के बीच कैल्शियम का सामंजस्य बना के रखता है, यानी नियंत्रण बना के रखता है, नियमन बना के रखता है। कौन, थायरोकैल्सिटोनिन। कैसे करता है, आपने बहुत ज्यादा कैल्शियम लिया तो आपके ब्लड में कैल्शियम है, लेकिन आपके ब्लड को उतनी कैल्शियम की जरूरत नहीं है, तो अधिशेष जो कैल्शियम होगा, आपके शरीर को जितना लेना होगा वो ले लेगा। जो अधिशेष कैल्शियम ब्लड में बचेगा वो क्या करेगा, उसे बोन को दे देगा, यानी हड्डी को, अस्थियों को दे देगा। जब ये अस्थियों के पास चला जाएगा तो अगर कैल्सिटोनिन आप में ज्यादा है तो आपकी हड्डी हो जाएंगे मजबूत, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लड क्या करेगा, एक्स्ट्रा कैल्शियम किसको दे देगा, जाके हड्डियों को दे देगा, यानी अस्थियों को दे देगा या बोन को दे देगा। ठीक है, तो आपकी हड्डियां हो जाएगी मजबूत। अच्छा, कैल्शियम से आया है तो कैल्शियम से एक दो बातें और कर लें। कैल्शियम का क्या कार्य है, तो अगर हम देखें तो इसके तीन प्रमुख कार्य हैं। एक तो आप देख लो इसका नियंत्रण कर रहा है, पहला कार्य इसी को डाल दो। ठीक है, दूसरा कार्य क्या करता है, तो एक जो इसका इंपॉर्टेंट कार्य, एक तो आपको ये है, और दूसरा एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा, अगर पूछ दे कौन सा धातु जरूरी है रक्त का थक्का बनने के लिए, विटामिन तो हम लोगों ने सब पढ़ा, विटामिन के होता है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ये जिम्मेदार है, तो आपको इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा धातु है जो कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। तो आपको याद रखना है वो है हमारा कैल्शियम। रक्त का थक्का जमाएगा, रक्त थक्का। ठीक है, और एक तो ये कर दिया, ये जो ऊपर में भी बताया, ये काम भी कैल्शियम का है। और एक इंपॉर्टेंट काम है मांसपेशियों में गतिशीलता। मांसपेशियों में गतिशीलता कौन लाता है, कौन सा धातु मांसपेशियों में गतिशीलता लाता है, तो याद रखना कैल्शियम। कौन सा, कैल्शियम। कैल्शियम, तीन इंपॉर्टेंट कार्य कैल्शियम का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थायरोकैल्सिटोनिन का कहानी खत्म, कि क्या करता है, अतिरिक्त ब्लड में अतिरिक्त कैल्शियम को दे देगा हड्डी को, और हड्डी हो जाएगा मजबूत। अब हम लोग बात करते हैं पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड या पारा अपटू ग्रंथि बोलते हैं इसको, थायराइड को अपटू ग्रंथि है, इसको पैराथायराइड को पैरा अपटू ग्रंथि भी बोलते हैं। तो इसके बारे में बताओ, यहाँ पर मैंने अभी बताया जो चार बिंदु बिंदु से दिखते हैं, तो थायराइड के ठीक पीछे जो चार दाने की तरह हरे कलर के होते हैं, मटर की दानों की तरह, ये रेड और ये हरा कलर का होता है। कभी कभी 5 भी देखा गया है, लेकिन आपको याद रखना है 4। ठीक है, तो इन चारों में से कौन है, ये क्या है, पैराथायराइड है। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 4 है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है, पैराथायरमोन हार्मोन निकलता है। लेकिन ये तो आप अंदाज से भी मार दो, कहीं पैराथार्मोन लिखा रहेगा या कहीं डायरेक्ट लिख देता है कि पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। ये तो आप देखोगे, मार देखो कि सेम ही है तो वही होगा, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे कॉलिप्स। कौन सा, कॉलिप्स पूछे जाएंगे कि जो कॉलिप्स होता है, कॉलिप्स जो हार्मोन होता है वो कहां से निकलता है, तो आपको याद रखना है पैराथायराइड से। कॉलिप्स क्यों बोलते हैं ये भी आप समझ लो। कॉलिप्स एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, तो पहली बार कृत्रिम रूप से जो ये हार्मोन है, पैराथार्मोन हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन, इसका कृत्रिम रूप से संश्लेषण किसने किया था, कॉलिप्स ने किया था। और एक पृथक रूप से इसे हार्मोन के रूप में भी खोज किसने किया था, कॉलिप्स ने किया था। 2 कार्य कॉलिप्स किए थे, इसीलिए कॉलिप्स के सम्मान में इसे कॉलिप्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब देखो इसका काम क्या है, ये भी सीए यानी कैल्शियम का नियंत्रण करता है। अब कैसे करता है ये देखो,
इसने क्या क्या करा था, इसने अगर कैल्शियम की मात्रा ब्लड में ज़्यादा है, यानी आपने कैल्शियम बहुत ज़्यादा ले रखा है, तो इसने हड्डियों को दे दिया था। ये क्या करता है, अगर हड्डियों में कैल्शियम ज़्यादा है और हमारे पास कैल्शियम की कमी यानी ब्लड में कैल्शियम की कमी है, तो ये हड्डियों से ब्लड में कैल्शियम को ले लेता है। तो इंपॉर्टेंट रखना है, हड्डियों से क्या करता है, अगर देखता है कि हमारे शरीर कैल्शियम नहीं ले पा रहा है, तो ये हड्डियों से क्या करता है, उधार मांगते रहता है, दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे भाई। तो ये जाके उससे उधार मांगने का कार्य करता है। अगर थोड़ा बहुत है तो चलता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इसकी क्या हो जाए, अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाए इसकी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितना उधार दोगे यार, उधार देते तो तुम खुद गरीब बन जाओगे। तो अगर हड्डियां रक्त को ज्यादा कैल्शियम दे देगी तो हड्डियों में क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो हड्डियों में क्या हो जाएगा, छेद छेद हो जाएगा। तो ये छेद छेद होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपने तो सारा पैसा दे डाला किसको, ब्लड को, कि मेरे पास कैल्शियम नहीं हो, बार बार आपसे मांग रहा था, आप दानी बने बैठे थे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तो आपने देता गया। और जो हम थे, हमने कैल्शियम का उपचार नहीं करवाया, चलेगा जो है भगवान की कृपा से चल रहा है, तो हमारे अंदर हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, उसमें छिद्र हो जाएगा, और इसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस रोग। कौन सा रोग हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, ठीक है। और इससे क्या कहते हैं, मांसपेशियों में टेटेनी हो जाएगा। क्या होगा, मांसपेशियों में टेटेनी हो जाएगा। अब क्या है कि अगर आपके अब मान लो ये तो गरीब हो गया, हड्डियां भी गरीब हो गया, देते देते ऑस्टियोपोरोसिस रोग भी हो गया, अब हड्डियां भी देने के औकात में है नहीं डाला उसने, बोला अब नहीं दे पाएंगे भैया, हम खुद मर चुके हैं, हम खुद भिखारी बन चुके हैं। अगर अब तो इसके पास कुछ है भी नहीं, तो ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा तो हमारे शरीर के जो मांसपेशियां हैं वो ब्लड से कैल्शियम लेती है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, कैल्शियम की अभाव हो जाएंगे। और कैल्शियम का भी मैंने बताया था, कैल्शियम क्या करता है, मांसपेशियों में गतिशीलता बनाए रखता है, लेकिन अगर कैल्शियम का अभाव हो जाएगा तो मांसपेशियों की गतिशीलता क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो आप थोड़े से काम करोगे तो लगेगा रे भाई कमर दर्द दे रहा, अच्छा गर्दन दर्द दे रहा है, थोड़े भारी सामान उठाओगे बहुत कमजोरी फील कर रहा है, आपने थोड़े से चल के आए पैर दर्द कर रहा है, किसके कारण, कैल्शियम का इलाज करो भैया, हो सकता है कैल्शियम कम पड़ गया हो। तो कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगी रक्त में तो क्या हो जाएगा, मांसपेशियों में दर्द हो जाएगा, यानी टेटनी नामक बीमारी हो जाएगी, ठीक है। पहले तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, दूसरा कौन सा, मांसपेशियों में भी दर्द हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। तो इन सब कार्यों के लिए जिम्मेदार कौन, पैराथार्मोन हार्मोन। अगर ठीक से कार्य किया तो ठीक, और अगर इसकी अधिकता हो गई तो फिर क्या करेगा, ये जाके बार बार हड्डियों से मांगेगा, कैल्शियम की कमी होगी रक्त में तो इसकी अधिकता हो जाएगी, और इसकी अधिकता हो जाएगी तो ये हड्डियों से भीख मांगेगा, हड्डियां भीख दे देते खुद भिखारी बन जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। जब वो भिखारी बन जाएगा तब इसको देने वाला कोई नहीं, तो इसी ये भी क्या हो जाएगी, इसकी भी कहानी खत्म। तो आपको बहुत ज़्यादा थोड़े बहुत भी काम करोगे, थकेलू बिहेव करोगे। तो ये हमारा पूरा था आज जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उसका थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, जिसके बारे में हमने बात किया है। आशा करते हैं आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ में आया होगा। समझ में आ गया होगा तो एक सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं फिर इसके आगे के पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।